हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपका एसएससी जीडी और जो आपका यहाँ पर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, दोनों की ही डेट जो है कंफर्म कर दी गई है। आपका जो जीडी का एग्ज़ाम होगा एसएससी जीडी का, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 फरवरी यहाँ पर रख दी गई है। और यही अगर यूपी कांस्टेबल की बात कर लें तो यूपी जो कांस्टेबल की है वो 18 फरवरी रख दी गई है। यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम यहाँ पर एक ही दिन में यानी कि होना जाना है, एक ही शिफ्ट में होगा। सारे जो एग्ज़ाम हैं एक शिफ्ट में यहाँ पर हो जाएंगे। जीडी के आपके कई शिफ्टें चलेंगी, कई दिनों तक आपका चलेगा। ये आपका मार्च तक भी जा सकता है, या आपका 29-28 फरवरी तक चलेगा। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं हर रोज़ की तरह। तो आपको बस सेशन को फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देंगे, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो आपको इस तरह के जो वीडियोस हैं लगातार आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है। देखिए 23 और 24 की बात करें उससे पहले बताएं कि जो संविधान का भाग 3 दिया हुआ है, तो भाग 3 में आपके दिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो इन्हें अमेरिका के संविधान से यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। साथ में ही भारत के यहाँ पर संविधान के जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो वो संविधान का भाग 3 हो जाएगा। और भाग 3 में जो है आपको जैसा कि पता है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक आपका मौलिक अधिकार आता है जो कि कहलाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसको रखा गया अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद जो 23 और 24 है, अगर इनकी बात करें तो इसके अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो अनुच्छेद 23 है ये मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद जो 24 होता है ये कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन का निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। देखिए पहले अगर आपकी बात करें कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भारत में किस राज्य की है, तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। लगभग 20 करोड़ जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, इससे ऊपर हो चुकी है आपकी। तो दूसरा जो नंबर आता है वो आ जाता है महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर आपका सेकंड पूछा था स्टेट, यानी कि सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आपसे पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। फर्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश आता है। और थर्ड की अगर आपसे कभी बात करी जाए तो थर्ड में आ जाता है बिहार। और बिहार की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व होगा वो बिहार का हो जाएगा। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए किसका, तो सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अगर आपसे घनत्व पूछा जाए तो वो दिल्ली का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। इसी तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो किस पर्वत का उदाहरण है, या आपको ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है, और ऑप्शन में आपके हिमालय दे देते हैं जब आपका वलित पर्वत पूछते हैं। तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत श्रेणी में आता है, जिसका निर्माण जो है इतिहास के करोड़ों वर्ष पुराना है, और यह 5 देशों की सीमाओं से लगता है, जिसमें कि एक भारत आता है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल और पांचवा भूटान। तो हिमालय के जो पहाड़ है पर्वत, वो 5 देशों से लगता है, आपका भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। जब पृथ्वी पर या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ धकेली जाती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर टेक्टोनिक जो प्लेटों के एक दूसरे के धकेलने से जिस पर्वत का निर्माण हुआ है वो वलित पर्वत कहलाता है, और उसी में से आता है आपका हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। देखिए आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं खिलाड़ी का नाम दे करके उसका खेल, कि मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनका जो संबंध है वो रहा हुआ है हॉकी से। भारतीय हॉकी टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी जो है मेजर ध्यानचंद को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। तो हॉकी टीम के ये कप्तान भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आपसे कभी ये पूछे कि हॉकी के जो हैं जादूगर कौन होंगे,
तो जो हॉकी के जादूगर हैं वो भी होते हैं मेजर ध्यानचंद। तो अगर आपसे जादूगर पूछा जाता है तो वो मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। अगर इनको मिलने वाले सम्मानों की बात करें तो जो पद्म भूषण है वो मिला हुआ था 1956 में। 1956 में जो है इनको पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। इन्होंने एक आत्मकथा यानी कि इनकी बायोग्राफी की अगर आपसे कभी बात करी जाए तो गोल नाम की इनकी बायोग्राफी है। गोल आपका समझ सकते हैं कि आपका गोल राउंड वाला नहीं, गोल आपका जो होता है लक्ष्य या गोल करना हॉकी में, उस नाम की इनकी बायोग्राफी है। अगर आपसे कभी पूछ लें कि गोल किसकी बायोग्राफी का नाम है तो मेजर ध्यानचंद की है। और 29 अगस्त को इनको जन्मदिन होता है और जिनके जन्मदिन पर कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस में आपका ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म के उपलक्ष्य में। तो ये याद रखना था क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी एक और एग्जाम पूछा गया कि जो आपका ये राष्ट्रीय खेल दिवस है इसकी शुरुआत कब मनाने से हुई थी, तो 2012 से हुई थी। 2012 से इसकी शुरुआत होती है। और उत्तर प्रदेश में दिवस वगैरह आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है। इन्होंने भारत को 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में हॉकी पदक जीते हुए थे। लगातार 3 बार इन्होंने जीते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। देखिए रेगुर मिट्टी की बात करें तो इसका ही नाम होता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है सबसे अधिक जो उपयोगी होती है वो होती है कपास के लिए, जो कि मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये किसके लिए सबसे उपयोगी होती है, कपास के लिए। तो काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त आपसे मानी जाती है, कपास मिट्टी भी कहा जाता है। वहीं इसके अगर निर्माण की बात कर ली जाए कि इसका निर्माण जो है कैसे होता है, तो क्या होता है कि जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं इनका जो अपक्षय हो जाता है, ये डिके करते हैं, उनके कारण जो आपका यहाँ पर क्रेटिशियस कॉल में विदर विस्फोट के दौरान जो होता है उभरता है। तो जो आपका अपक्षय होता है बेसाल्टिक चट्टानों का, उसके कारण यहाँ पर रेगुर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कोशिका के अगर अध्ययन की बात करी जाए क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपका होता है कोशिका विज्ञान, यानी कि जहाँ पर कोशिकाओं का यानी कि न्यूरो का जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ न्यूरोस, तो ये आपका होता है साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। और इसके साथ साथ आपका हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो यह कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों में माइक्रोटोनॉमी का अध्ययन है, जो कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से किया जाता है। तो ये इसको बोल देते हैं हम हिस्टोलॉजी, इसको बोला जाता है। फिजियोलॉजी की यहाँ पर जब चल के बात करेंगे कि फिजियोलॉजी आपका क्या होता है, तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं ये जीव विज्ञान यानी कि आपका जो बायोलॉजी होता है उसके अंदर ही फिजियोलॉजी आता है। और ये जीवित जीवों और उनके अंगों के कार्य से संबंधित यहाँ पर होता है। टैक्सोनॉमी की बात करें तो यह विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें क्या होता है कि जैविक जीवों के वर्गीकरण संबंधित होता है। तो वर्गीकरण यहाँ पर जीवित जीवों को किया जाता है जिसे कि कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो ये स्टडीज़ जो होते हैं, अध्ययन होते हैं अलग अलग तरह की चीज़ों के, इनको भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होता है किसके प्रजनन भाग में होता है, तो ये फूलों के यानी कि फ्लावर्स में होता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, संवहनी पौधे होते हैं और इनमें तने, जड़ें और पत्तियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म के विपरीत जैसे ही कॉनिफर और साइकैड्स एंजियोस्पर्म के बीज पर एक फूल के रूप में पाए जाते हैं। और ये आपके जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये अंडे निषेचित होते हैं और एक अंडाशय में आपके एक बीज के विकसित होते हैं जो कि एक फूल में यानी कि फ्लावर में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी में तरल एवं गर्म निकले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी की अगर बात करें कि गर्म और यहाँ पर तरल जो निकले पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है आपका मैग्मा, इसको मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा जो होता है पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टान है। तो यहाँ पर जो ठोस की चट्टान की तरह क्या होता है, मैग्मा एक खनिजों का मिश्रण होता है जो अंदर आपकी ऊर्जा है धरती के अंदर वो उभर के आ जाती है ज्वालामुखी के फटने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन
तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? देखिए, तीनों सेनाओं के अगर प्रमुख की बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, और अनुच्छेद 52 के तहत संविधान के एक राष्ट्रपति होता है। वहीं अनुच्छेद 72 की बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति इसके अनुसार मिल जाती है। तो तीनों जो सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और भारत में जल, थल और वायु सेना जो है आपकी, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो राष्ट्रपति की जो है आज्ञा के बिना कोई सेना जो होती है युद्ध नहीं कर सकती, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आयुष्मान जो है भारत योजना की बात कर लें कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय होता है यानी कि उसके अंतर्गत आपका आयुष्मान भारत योजना आता है, जो कि 2018 में क्या है कि झारखंड से यहाँ पर शुरू हुई थी। झारखंड से आयुष्मान योजना शुरू होती है, और इसमें क्या था कि 5 लाख का बीमा दिया जा रहा था, अब तो वर्तमान में 10 लाख इसको कर दिया गया है। तो ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड योजना यहाँ पर शुरू करी गई थी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 किस राज्य में लगाया गया था जिसे 2019 में हटा दिया गया? देखिए, अनुच्छेद 370 सभी को पता है, किसी राज्य को जो होता है विशेष प्रावधान देता था 370 अनुच्छेद यहाँ पर। तो इसकी अगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 370 की, तो ये जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में इसको लगाया गया था, लेकिन क्या है कि वर्तमान में आपका 370 जो आर्टिकल था और 35A रहा हुआ था, इसमें जो विशेष दर्जा यानी कि स्पेशल आपकी वैल्यू दी गई थी एक जम्मू कश्मीर को, उसको जो है 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डांस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान की पहली बात करें, राजस्थान का आपका घूमर होता है। कुछ और अन्य आपके महत्वपूर्ण, जैसे घूमर आपका हो गया, चारी हो गया, गिनाद हो गया, इसके साथ में आपका झूलन लीला हो गया, काल बेलिया आपका हो जाएगा, इसे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, काल बेलिया कई बार पूछा जाता है। 2009 में इसको अमूर्त धरोहर में भी शामिल कर लिया गया था। भवई हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया। तो ये सारे जो नृत्य हैं ये राजस्थान से संबंधित होते हैं और राजस्थान से आपके पूछे जाते हैं त्योहार और ये यहाँ पर नृत्य वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, पानीपत का तीसरा पूछा गया है, लेकिन अगर सभी युद्धों की बात करें तो जो पहला युद्ध था वो लड़ा गया 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। दूसरा लड़ा गया था 1556 में। दूसरा जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था अकबर वर्सेस हेमू, ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। 1526 का ये था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी लड़ा गया था, बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की लड़ाई थी। और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1761 में। अगर इसका आपसे टाइम पीरियड पूछ ले तो 1761 में जो है ये लड़ा गया था। और इसको जो लड़ने वाले लोग थे, एक तो आपका मराठा साम्राज्य था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो राजा था अहमद शाह अब्दाली, वो रहा हुआ। तो यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। और 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर लड़ा हुआ था और लोधी वंश के जो प्रतिद्वंदी सेनाओं के बीच यानी कि इब्राहिम लोदी लड़ा हुआ था। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी जैसे ही हारता है, दिल्ली सल्तनत पर आपका साम्राज्य खत्म होकर एक मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, जो कि बाबर के द्वारा डाली गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। नेक्स्ट आपका है, दूसरा युद्ध की बात करें तो ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। भारत के हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में, यानी कि हिंदू सम्राट हेमू रहे हुए थे और अकबर की सेना के बीच में जो है 15 में लड़ा गया था। तो तीनों युद्ध आपको याद रखने, क्योंकि आपके ये तीनों युद्ध जो है पानीपत के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुराश्रम का हिस्सा नहीं है? तो चतुराश्रम की बात करें तो निर्माण जो है ये चतुराश्रम का यहाँ पर नहीं है। और चतुराश्रम या 4 आश्रम जो होते हैं प्राचीन भारतीय अवधारणा का हिस्सा रहे हुए हैं, जिनका कि क्या है कि मानव के 4 चरणों की पहचान होती है। इसमें कि प्राकृतिक मानवीय आवश्यकताओं की कर्म शक्ति पर आपका क्या होता है, विशेष आपका यहाँ पर अंतर होता है। इसमें कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो आपके 25 वर्ष से यहाँ पर बताए गए हैं।
गृहस्थ आपके जो आश्रम है यही यहाँ पर चतुराश्रम बताए गए। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 74 वर्ष और संन्यास जो होता है आपका पूर्ण त्याग होता है। तो यहीं पर आपके चतुराश्रम जो बताए गए हैं वो यही चतुराश्रम है आपके। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको हमने इंपॉर्टेंट करवाए हैं। बस आपने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे जिन दोस्तों को एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल अपडेट। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है।